अभी तो नहीं आ गया सर, पर आ रही है सर मुझे देखो किसी। आ गई। यस सर, यस सर। चलो आवाज़ क्लियर है। ओके, so till now we just cover about the regarding the first intro of the right to equality. One thing I just want to be mention with you that कि exceptions जो हैं फंडामेंटल राइट्स के, उन्हें या तो हम कलेक्टिवली कर लेंगे सारे फंडामेंटल राइट्स का, या स्पेसिफिकली एक लिस्ट बना लेंगे कि क्या क्या किस राइट्स के साथ एक्सेप्शंस हैं। प्राइमरली सबके कॉमन एक्सेप्शंस है लाइक अ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, नेशन सिक्योरिटी, नेशन वेलफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स, दैट आर द एक्सेप्शन विद द एवरी फंडामेंटल राइट्स। गेट इट। ओके सर। एक स्पेशल फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन स्पेशली विद द राइट टू इक्वलिटी इज प्रेजेंट इन द आर्टिकल 361 सब क्लॉज 1। ये काफ़ी पूछा भी जाता है, तो आई जस्ट स्पेसिफिकली मेंशन इट रिगार्डिंग द प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। यू हैव टू बी जस्ट ओनली थिंक अबाउट इट, द प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ओनली विद दैट। कुछ प्रिविलेजेस हैं प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास, इवन पार्लियामेंट्री मेंबर्स के पास भी होते हैं। सो दैट आर बी 361, 362 आर दे गिव देयर द स्पेशल प्रिविलेज रिगार्डिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग्स एंड सो मैनी एल्स। सो इट्स यू जस्ट ट्रीटेड देम एज अ एक्सेप्शन ऑफ राइट टू इक्वलिटी कि भाई उनके पास जो नॉर्मल लॉ का एप्लीकेशन है उससे अलग एक प्रिविलेजेस है और ये एक्सेप्शंस है। इट्स मेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हमने बना रखा है उसकी सिक्योरिटी और उसके वेलफेयर के लिए हमने ये चीज़ें करी हैं। ठीक है। So that is about the right article 14. Now we come with the article 15. Is simply said that the state cannot make any discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. आर्टिकल 15 जो है आपका वो जनरल रूल है कि एज अ जनरल रूल स्टेट कैन नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, 2, 3, 4, 1 तो यही है, 2, 3, 4, 5 जो हम पढ़ेंगे वो इसके एक्सेप्शंस है। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 इज अ जनरल रूल विच जनरली सेज दैट स्टेट कैन नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। आफ्टर दैट इज देयर द सम ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड द स्पेशली थिंग्स आर अवेलेबल ऑन विच कैन स्टेट मेक अ डिस्क्रिमिनेशन आल्सो, लाइक मेक अ स्पेशल रूल फॉर देम। ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी एक मंडल कमीशन के साथ, पहले भी अवेलेबल थे। मंडल कमीशन का थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिनेरियो में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मंडल कमीशन स्पेशली आर द कमीशन आर मेड फॉर द रीजन ऑफ द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की जो पॉलिसी को एक स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट मिली, स्पेशल उसको एक रिकॉग्निशन मिली कि यहाँ होनी चाहिए, वो हमें मंडल कमीशन के तहत मिली। मंडल कमीशन में क्या हुआ, जस्टिस मोरारजी देसाई जी की सरकार थी 1979 में, तो उन्होंने कहा कि यार पता करें कि कितने ओबीसीज और SC ST वगैरह आर अवेलेबल इन देयर कंट्री और उनकी क्या कंडीशंस हैं, उनके बेटरमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मोरारजी देसाई जी का ये इनिशिएटिव था। मोरारजी देसाई जी ने एक कमीशन फॉर्म करा जो कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से उनके जो हेड चेयरपर्सन थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे, और उन्हीं के नाम से मंडल कमीशन सेटअप हुआ। और मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी एंड 1980 में दे सेड दैट वी हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द रिजर्वेशन टू द ओबीसी कास्ट, ओबीसी कम्युनिटीज़ को। ओबीसी की इन्होंने अदर बैचलर का बैकवर्ड कास्ट की एक लिस्ट बनाई। उन्होंने कहा कि इनको भी हमें रिजर्वेशन देना होगा, और रिजर्वेशन का जो स्ट्राइक रेट है जो उस टाइम पे 27% चल रहा था, उससे उन्होंने रिकमेंड करा कि 49% कर दिया जाए। ये उनकी रिकमेंडेशंस थी। और बहुत सारे उन्होंने रीजन्स, इंडिया की जोग्राफी, इंडिया के स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक डिफ्रेंशिएशंस, कल्चर एंड सोशल डिफ्रेंशिएशंस, उन्होंने सारे इसके रीजन्स दी और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उसके बाद 1993 में जब सरकार चेंज हुई तब ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी गई। 1993 में आई थिंक PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस टाइम पे, VP सिंह की सरकार थी। VP सिंह की सरकार में इन चीज़ों को, इस सारे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करा गया और फिर रिजर्वेशंस पॉलिसी दी गई। अब 50% रिजर्वेशन होना स्टार्ट हो गया और बड़ा ह्यू एंड क्राई रहा कि भाई सब कुछ ही रिजर्वेशन में चला जाएगा। तो वहीं पे एक इंदिरा साहनी की एक जजमेंट आई। इंदिरा साहनी के नाम से एक केस आया, इंदिरा साहनी वर्सेस आई थिंक यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। सुप्रीम कोर्ट बार
क्लियर विद द कैपिंग ऑफ द 50%। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जिस हिसाब से मंडल कमीशन की रिपोर्ट है और करंट इंडिया सिनेरियो है, वी हैव टू बी गिव द रिजर्वेशन टिल ऑफ द 50%, बट द गवर्नमेंट मेक द कैपिंग ऑन इट। उन्होंने कहा कि भाई इससे ऊपर नहीं, उन्होंने स्टॉपेज लगा दी इससे पे कि भाई इससे ऊपर अगर वो रिजर्वेशन आप देते हैं, दैट विल बी मेक अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ द जनरल कास्ट। दूसरी जो जनरल कास्ट होंगी उनके साथ उनके राइट का इन्फ्रिंजमेंट होगा। दैट इज द मंडल कमीशन। तो 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। 1979 में स्टार्ट हुआ, 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, फिर मोरारजी देसाई जी की सरकार में इन्होंने ये कमीशंस की फॉर्मेशन हुई। भंडारी प्रसाद मंडल आपके इनके हेड थे, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया। रिजर्वेशंस की पॉलिसी को इन्होंने बढ़ावा दिया, ओबीसी इसकी लिस्ट दी, 27 से 49% की रिजर्वेशन का इन्होंने रिकमेंडेशन करा। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार में इन चीज़ को एक्सेप्ट करा गया और 1993 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लॉ का जामा पहना दिया गया, लॉ के कपड़े पहना दिए गए। उसी के बाद इंदिरा साहनी जजमेंट की जो आई, उन्होंने इसको और कंफर्म करा कि इंदिरा साहनी जजमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि 50% रिजर्वेशन आर बी नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल ऑन अ ग्राउंड ऑफ अ कास्ट। गेट इट? Now we come with the Article 16. Article 16 are specially provided to the equal opportunity in the matter of the job. It simply says that the government cannot make any discrimination providing the opportunity regarding the employment and any other offices. But the government also can be provide the reservation. Article 15 subclause 3 में ये और हम बता दें, 15 subclause 3 are specially made for women and child. Write it please. And 15 subclause 4 are specially made for SC and ST. Same like a 16 subclause 4 are specially made for the SC and ST. ठीक है? So these are the article which are specially made for the scheduled caste and other scheduled tribes. 16 subclause 4 and 16 subclause 1 and 15 subclause 1 ये आपके जनरल रूल हैं, जो जनरली कहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो 15 सबक्लॉज 2 के बाद और 16 सबक्लॉज 2 के बाद आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। गेट इट? चलो आगे चलते हैं हम। 2 articles are left with us, the article 17 and 18. 17 is simply about the untouchability. Untouchability is completely abolished after the coming of the Indian Constitution. अनटचेबिलिटी एक्ट भी हमने बनाया, इसके बाद सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। काफ़ी सारे एक्ट्स के तहत हमने अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस रखा, जिसमें 6 महीने तक की भी सज़ा हो सकती थी। 6 month and 500 rupees punishment also be available. We have the provisions regarding the 6 month imprisonment and the 500 rupees punishment in a case of untouchability. एक लास्ट पॉइंट है टाइटल का, abolition of the title. कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर विद दैट नो वन कैन गिव द टाइटल टू द एनीवन। अच्छा, जब ये लॉ आया तो स्पेशली ये कास्टिज्म बेस्ड ही था कि हम किसी जातीय विशेष या कम्युनिटी विशेष के समूह को किसी टाइटल से नहीं बुलाएंगे, कोई उनका जाति सूचक नाम नहीं लेंगे। उसके अलावा भी कुछ अलग से टाइटल्स बहुत सारे थे। कई बार क्या होता था कि फॉरेन की जो कंट्रीज होती थी ना, फॉरेन कंट्रीज, तो वो हमारे इंडियन लोगों को स्पेसिफिक टाइटल दे दिया करती थी और हमारे लोगों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन सा और एक ना जो स्वाभाविक सद्भाव था उसे ख़त्म करने के लिए वो टाइटल दे दिया करते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कोई किसी से कोई टाइटल लेगा ही नहीं। जैसे होता है ना कि किसी के घर में लड़ाई करवानी तो उसके किसी एक व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, ऐसा फॉरेन कंट्रियाँ करने लगी। हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोगों को अलग से टाइटल देने लगे। अब उन्हें टाइटल मिल जाए तो वो बड़े खुश, और दूसरे लोगों को नहीं मिल रहा तो उनमें लड़ाइयाँ होनी स्वाभाविक थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा नो टाइटल कैन बी फॉर्म। अच्छा, लाइन देखना लॉ की कितनी अलग रहती है बेर एक्ट की। नो टाइटल, कोई टाइटल नहीं हो सकता, कॉमा लगाया है फिर इसमें। नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, नॉट मतलब मिलिट्री और एकेडमिक का इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा कोई भी टाइटल कन्फर्म नहीं करा जा सकता, नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक। लेकिन मिलिट्री और एकेडमिक में करा जा सकता है। ठीक है, तो मिलिट्री में क्या है, जैसे मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये पोस्ट आपके नाम के साथ लग सकती है। टाइटल इज लाइक दैट द एनीथिंग नेम कैन बी यूज एज अ सफिक्स एंड प्रीफिक्स विद योर नेम, कि आपको कोई व्यक्ति ऐसी कोई उपाधि ना दे दे जिसको आप अपने नाम के आगे या पीछे यूज कर सके। मिलिट्री में दे सकते हैं, कर्नल कह सकते हैं, ब्रिगेडियर कह सकते हैं, जो भी उनकी पोस्ट है वो वहाँ अलाउड है।
एकेडमिक में आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, PhD, प्रोफेसर, दैट एडवोकेट, that are allowed with the academic distinctions. So except with the military and academic, no title can be conferred by the state. No citizen of India shall accept the title from foreign state. भारत का व्यक्ति फॉरेन कंट्री से भी कोई टाइटल नहीं ले सकता. नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन, अब ये क्या कहता है कि जो भारत का व्यक्ति भी नहीं है, सिटीजन भी नहीं है, वाइल ही होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, या लेकिन वो भारत के किसी ऑफिस ऑफ मतलब किसी ऑफिस में एम्प्लॉय है या फिर कोई ट्रस्ट है उसका इंडिया में, कैन एक्सेप्ट द विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट. वह व्यक्ति भी फॉरेन की कंट्री से कोई टाइटल नहीं ले सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ऐसा कोई व्यक्ति जो इंडिया में काम करता है, इंडिया में उसका ऑफिस है, इंडिया में उसके ट्रस्ट है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो भी नहीं ले सकती बाहर से until unless they get the consent from the president. टाइटल नहीं ले सकती. सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट. कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखता हो या ट्रस्ट रखता हो विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस एनी काइंड ऑफ अंडर द एनी फॉरेन स्टेट. अब तक हम सिर्फ टाइटल की बात कर रहे थे, अब हम ये कह रहे हैं कि भैया प्रेजेंट भी नहीं ले सकता बिना हमारे प्रेसिडेंट साहब के कंसेंट के. वो कोई प्रेजेंट भी नहीं ले सकता या फिर इमोल्यूमेंट नहीं ले सकता. इमोल्यूमेंट इज लाइक सैलरी या फीस, कोई प्रॉफिट बिना प्रेसिडेंट साहब के कंसेंट की नहीं ले सकता. ठीक है, कोई ऐसा वो रहते ना बख्शीश लेना, इस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं ले सकता. वी हैव टू बी टेक द कंसेंट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट. सो फोर्थ थिंग इज डील विद देयर नो टाइटल कैन बी गिवन बाय द स्टेट. No citizen can the title from the foreign or state. No person who didn't have the citizenship but have the trust and office can get the title from the foreign. और लास्ट पॉइंट में हम लिखते हैं कि टाइटल के अलावा प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स भी नहीं ले सकता. ठीक है, तो टुडे वी आर कवर्ड विद द इंट्रो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल एंड आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स हमने 14 to 18 वी हैव द डन विद दैट. एनी डाउट एनीवन रिगार्डिंग विद दैट? ओके दैट. सो वी एंड टुडेज क्लास. थैंक यू. Thank you, sir. ओके.